हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपशिल क्लासेस में। कल हमारा हुआ था कल हमारा ह्यूमन एंड एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन उन्होंने बताए थे कि ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, नाइट्रोजन का कितना है, और इसी तरह एटमॉस्फेयर में उन्होंने बताया था। ठीक, अब अगला हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 रहेगा। चैप्टर नंबर 2, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक, इसको हिंदी में बोलेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं दिख रहे हैं हम? ठीक है, द्रव्य की अवस्थाएं। देखो, कोई भी चीज़ है, हम कह रहे थे कि सब कुछ केमिस्ट्री है, ये समझ लो। हमारे चारों तरफ जो कुछ है सब केमिस्ट्री है। हमारे सामने जो कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, वो मैटर है। मैटर मतलब जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जैसे मैटर बताए थे। मैटर जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको बोलेंगे मैटर। ठीक, कल हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब अगला चैप्टर है, हालांकि चैप्टर तो पहला इसको इसी को बोलेंगे चैप्टर फर्स्ट, लेकिन हमने एज ए इंट्रोडक्शन एज ए पार्ट बना लिया चैप्टर 1, तो चैप्टर 2 इसका नाम रखते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मतलब द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब जो भी कुछ होता है हमारे चारों तरफ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कि सॉलिड अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 तो पहले से थी, लेकिन अब ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा। कि पूछा जाए कितनी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं 5। चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। ये भी पूछा जाता है फोर्थ स्टेट जो कौन सी होती है, ये मत लिख देना चौथी की जगह 5वीं। ये भी होता है बीसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक, बीसी मैटर होता है। 5 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पता होगा आपको। चौथी प्लाज्मा, ये बीसी 5वीं होती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा, बीसी, सॉलिड, लिक्विड। तो भाई इसमें बहुत सारे लोग बीसी करके आए थे, इसमें बहुत सारे, इसमें तो हमें लग रहा है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, गलत हो गया था, बहुत सारे हमारे दोस्तों का गलत हो गया। तो चौथा जो फोर्थ स्टेट अगर पूछ रहा है तो फोर्थ स्टेट पे प्लाज्मा ही आएगा, फिफ्थ स्टेट में बीसी आएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 नहीं पढ़ाएंगे, ये तो जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है वहीं से पढ़ाएंगे, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। सॉलिड क्या होता है पता नहीं तुमको, लिक्विड क्या होता है पता नहीं, गैस क्या होती है पता नहीं। देखो बता देते, 1 मिनट, तुम लोग भी हैं। जैसे सॉलिड है, ये सॉलिड पार्टिकल है, जैसे हमारा मान लेते हैं बर्फ का टुकड़ा, सीधी बात, बर्फ का टुकड़ा, पीस ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा। ठीक, तो बर्फ सॉलिड अवस्था में है। 1 मिनट, तो ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है ना, एलिमेंट से, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से। 1 मिनट, देखो बना है कि नहीं, देखो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल, ये सॉलिड है। ये बना लेते हैं लिक्विड, बना ही देते हैं, एक के साथ बना देते हैं। लिक्विड में थोड़ा हल्के पार्टिकल होंगे, थोड़ा इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ये होगा गैस। गैस ऐसे होगी, हल्के थोड़े थोड़े पार्टिकल होंगे तो। देखो ये जो पार्टिकल है, मान लेते हैं ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, 2 पार्टिकल इसमें है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। ठीक, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। देखो ध्यान से देखो, नज़दीक हैं तभी तो ये सॉलिड है। जब नज़दीक हैं और इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, देखो मूवमेंट मतलब पार्टिकल देखो बिल्कुल शांत अवस्था में है, बिल्कुल घने घने, एक इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, घने घने, एक एक दूसरे से चिपके हुए हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, चिपके हुए हैं। तो एक होता है वर्ड काइनेटिक एनर्जी, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, पूरा लिख देते हैं, 1 मिनट। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी,
एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसी से समझ जाओगे सब, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, पहले हम बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, तीनों टॉपिक समझ जाओगे, इसकी सॉलिड लिक्विड गैस में फर्क क्या होता है। देखो यहाँ सॉलिड में तो पार्टिकल जो होते हैं बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इनके बीच मूवमेंट नहीं होता इतना, और इसमें क्या होता है, इसमें इसके कंपैरिजन में मूवमेंट होता है, हल्का ज्यादा थोड़ा होता है, पर सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर मूवमेंट होता है, क्योंकि एक जगह स्थिर होते हैं। ठीक, और बहुत घने घने होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो इनके बीच मूवमेंट नहीं होता है। इनमें थोड़ा मूवमेंट होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा, इसकी डेंसिटी इससे कम, इसकी डेंसिटी इससे कम। देखो यहाँ पर 3 गुना बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 गुना बढ़ा दिया, यहाँ पर 1 गुना बढ़ा दिया, इतना समझ लो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ज़्यादा घना समझ लो, फिर बाद में बताएंगे कि डेंसिटी और विस्कोसिटी ये सब क्या होता है। ठीक, एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उनके बीच मूवमेंट नहीं होता है, मतलब मूवमेंट मतलब गति नहीं होती है। पार्टिकल एक दूसरे के बीच चिपके हुए बिल्कुल ऐसे पड़े होते हैं, तो जब मूवमेंट नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी होती कैसे है, काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है ये मूवमेंट के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, तो चलने के कारण, मूवमेंट के कारण एक एनर्जी जनरेट होती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, जैसे पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला आया, तो जब यहाँ से यहाँ आया, गति किया, यहाँ से यहाँ का आया, तो इसमें एक एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जो पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के कारण आती है। ठीक है, लेकिन मूवमेंट इसमें कम हो रहा है क्योंकि सॉलिड मटेरियल है, ये लिक्विड है, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा मूवमेंट इसमें, लेकिन गैस है, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, नहीं होगी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, 1 मिनट, काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला होता है काइनेटिक, इससे समझ लो, के से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। कहने का मतलब है कि अगर के बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ी, या फिर वेलोसिटी बढ़ी तो के बढ़ा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। जैसे इनडायरेक्टली अगर होता है, जैसे v बराबर आई आर होता है, तो अगर आई को, आई मतलब करंट, आई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, देखो है, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। थोड़ा फिजिक्स में घुस गए हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, तो अगर आई बढ़ा तो वी बढ़ा, या वी बढ़ा तो आई बढ़ा। ठीक, बढ़ा बढ़ने की बात करें, अगर आई घटा तो वी घटा, अगर वी घटा तो आई घटा, मतलब अगर ये एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपोजिट होता है, जैसे कि करंट बढ़ी तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस घटा है, घट रहा है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा, ऐसा होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखो कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। वेलोसिटी कैसे बढ़ी, मूवमेंट के कारण, मूवमेंट के कारण। अब सॉलिड पार्टिकल में मूवमेंट होते ही नहीं, ना के बराबर, तो मतलब मूवमेंट जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लो। लेकिन मूवमेंट थोड़ा बहुत तो होगा ना, मूवमेंट मान लेते थोड़ा हुआ, हल्का हुआ, हल्का हुआ, मूवमेंट हल्का हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी हल्की हुई। इसका मतलब होता है घटना, ऊपर की होता है बढ़ी। ठीक, वैसे सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, इसमें सॉलिड जो मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका मूवमेंट बहुत कम होता है, पर गैस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस, जैसे गैस का है, गैस को अगर खुले वातावरण में छोड़ दोगे ना तो ये तुरंत गायब हो जाएगी, पर सॉलिड मटेरियल जैसे गेंद है, गेंद को फेंक दो तुरंत उसको ढूंढ लोगे ना, वो गायब थोड़ा हो जाएगा, तो क्योंकि उसमें
काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। कैसे? देखो, ये पार्टिकल छोटे-छोटे पार्टिकल हैं, इनका मूवमेंट हुआ नहीं, तो इसका मतलब जब मूवमेंट नहीं हुआ, तो एनर्जी भी बहुत कम होगी। जो एनर्जी कहाँ से आएगी? मूवमेंट के कारण। जब मूवमेंट बहुत कम हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हुई। हुई? लेकिन जो पार्टिकल होते हैं एक-दूसरे के जितने सटीक होंगे, इसका मतलब ये है एक-दूसरे से उतना ज़्यादा चिपके हैं, इसका मतलब इनमें फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे एक होता है एडहेशन, एक होता है कोहेजन। ये बाद में बताएँगे, फिज़िक्स पढ़ाएँगे तब। लेकिन ये समझ लो जब चिपके हैं तो इसका मतलब किसी न किसी फ़ोर्स के कारण चिपके हुए हैं भैया, ठीक? तो जो चिपके इसका मतलब इनमें फ़ोर्स ज़्यादा लग रहा है। चिपकने का पावर समझ रहे हो? इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स इसको बोलते हैं। जैसे पार्टिकल हैं, एक-दूसरे से चिपके हुए हैं, देखो नज़दीक-नज़दीक हैं। इसमें गैस में भाई दूर-दूर होंगे। तो जब चिपके हैं तो इसका मतलब इसमें फ़ोर्स ज़्यादा लगा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स इसमें ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है, समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी कम इसलिए क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत कम होता है, पार्टिकल जो छोटे-छोटे पार्टिकल हैं, उनमें मूवमेंट होगा नहीं, मूवमेंट बहुत कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो रही है, ठीक है? और इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स क्योंकि एक-दूसरे से चिपके हुए हैं, तो फ़ोर्स ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स ज़्यादा होगा, ठीक? इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि लिक्विड है, काइनेटिक एनर्जी इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स थोड़ा इससे कम होगा। देखो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है? एक बढ़ाओ, एक घटाओ, थोड़ा समझाने के तौर पे ताकि समझ में आवे। मॉलिक्यूलर फ़ोर्स कम होगा इसके कंपेयर में। इसमें क्या है, इसमें सॉलिड ये जो पार्टिकल होते हैं, इनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, गैस में मूवमेंट बहुत होता है। तो जब मूवमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स बहुत कम होता है इसका। क्यों? क्योंकि ये एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से मतलब ही नहीं, इसीलिए चिपकते नहीं हैं, खुले रहते हैं इसीलिए वातावरण में अगर छोड़ रहे हो ना तो ये सब एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। बस हो गया। इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको लिक्विड इसको गैस। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? क्वेश्चन आता है भैया कि सॉलिड मटेरियल में जैसे को ऑप्शन दे दिया गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, अदर कोई फॉर्म दे दिया गया, स्टेट दे दी गई है, तो कहा कहा जाएगा किसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है? तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट के कारण होती है। मूवमेंट किस किस अवस्था में होगा? लिक्विड या गैस या सॉलिड? क्योंकि सॉलिड में होगा नहीं। अब तुमको दिमाग लगाना है कि लिक्विड में होगा या गैस में होगा? गैस में ज़्यादा होगा मूवमेंट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इसमें। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसको अपोज़िट कर दो, इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स बहुत कम होता है, ठीक? वही बेस होता है काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स चौथी अवस्था एंड पाँचवीं अवस्था में, ठीक? अब बताने जा रहे हैं, ये 3 हो गए, ठीक है? अब चौथी नंबर पढ़ते हैं, ठीक? उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, बस इतना ध्यान रखो काइनेटिक एनर्जी किसमें ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स किसमें ज़्यादा, किसमें कम होता है। क्वेश्चन वहीं से आता है और कुछ नहीं आएगा, ठीक? चौथा अवस्था है प्लाज़्मा। अब इन्हीं तीनों से बन के ही बनाया जाए प्लाज़्मा बनेगा, इन्हीं तीनों से मिलके बना इन्हीं तीनों को मैन्युफैक्चर समझ लो अपनी तरफ से बना के ही चौथी अवस्था बनाएँगे, पाँचवीं अवस्था बनाएँगे। चौथी अवस्था कैसे बनाएँगे? मान लेते हैं ये हमारा सॉलिड मटेरियल है, ठीक? ये सॉलिड मटेरियल है। क्या करेंगे इसमें इसको हम गरम करते हैं, ठीक? इसको गरम करने के बाद धीरे-धीरे मान लेते हैं दूसरा कंटेनर जार है हमारा, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। ठीक? फिर इसके बाद धीरे-धीरे जब गरम करेंगे, देर तक गरम करेंगे, तो लिक्विड से क्या बने? जब गरम करो तो गैस अवस्था में जाएगा, तो ये गैस अवस्था में चला गया। ठीक? ये मतलब प्लाज़्मा वो अवस्था है जो प्लाज़्मा किसको बोलेंगे? गैस अवस्था बनती है। वो गैस इस गैस में फ़र्क है, फ़र्क अभी बताते हैं। देखो भाई, अभी बताएँ सॉलिड मटेरियल है इसको गरम करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी बहुत कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होगा। फिर धीरे-धीरे काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज़ होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स घट रहा है, ठीक? उसके बाद गैस अवस्था में काइनेटिक एनर्जी अभी जो पिछला बताया वही है सब, काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होगी।
कुछ इतनी ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत कम, जितना लगा दो उतना कम। मतलब प्लाज्मा प्लाज्मा को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा वो अवस्था है जब सॉलिड को गर्म करेंगे, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, हाईली एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम। इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम तुमको अगर लिखवाने के तौर पे बोलें तो लिखवा देते हैं, 1 मिनट, प्लाज्मा को लिखवा देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पुट अप होंगे। प्लाज्मा हम थोड़ा अपने बुक से और 1 मिनट दोनों को कंबाइन करके लिखवा देते हैं। प्लाज्मा लिखो, हाईली एनर्जेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। हाईली एनर्जेटिक बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। और आयनाइज्ड गैस होती, आयनाइज्ड गैस होती। ठीक, दूसरा, इट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ ही लिखना, पांचवी मत कर देना। ठीक, ये मत सोचना कि चौथा पांचवा बराबर ना, फोर्थ पूछा तो फोर्थ ही लगाना। इट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये चौथी अवस्था है पदार्थ द्रव्य की। और सबसे पहले इसका नाम दिया था विलियम, कुछ नहीं लिखवाने की जरूरत, ना, इसका नाम क्या था? हाँ, इरविंग लैंगम्यूर 1928, इसका नाम दिया प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा। अब डिफिनीशन क्या लिखवाएं? जैसे एक मिल जाता है, मिलेगा कैसे लिखा हुआ? डिफिनीशन लिखी होगी और आपको बताना कि प्लाज्मा है कि बीसी है। ठीक, ए गैस एट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, देखो सॉलिड को, ये गैस मतलब ये गैस है, प्लाज्मा गैस ही तो है। सॉलिड को हम गर्म किए थे ना बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पर, गैस, प्लाज्मा क्या है? गैस है एट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड प्लाज्मा। हो गया, फोर्थ स्टेट होगा। इसमें क्या था? सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड स्टेट में हुआ, लिक्विड से गैस बना। तो कहना का मतलब है सॉलिड टू गैस चेंज हुआ। इसमें प्रोसेस यूज होता है सब्लिमेशन, अभी बताएंगे तुमको। सब्लिमेशन लिख लो, बताते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस आर यूज्ड। ठीक, अभी बता देंगे। सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, ये सब बताएंगे। ठीक, 1 मिनट रुको जरा, पांचवी बता देते हैं एक बार। हो गया, प्लाज्मा हो गया। जैसे का इसके एग्जाम्पल जो होंगे हमारे, जैसे हमारा स्टार है, सन है। सन इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सन जो है हमारा सूरज, ये चौथी अवस्था है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो कहेंगे गुब्बारा, मतलब गैसों का भंडार है सूरज, सन। ठीक, अब अगली है पांचवी अवस्था, 5th नंबर, बीसी। इसको बोलेंगे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक, ये पांचवी अवस्था है। उसमें क्या था? सॉलिड से गैस बनाए, याद रखने के लिए बता रहे हैं तुमको। सॉलिड से गैस बनाए, सॉलिड से गैस। अब इसी गैस को हमको यूज करना है प्लाज्मा बनाना, बीसी बनाना। देखो कैसे, 5 नंबर बीसी। ये हमारा वहां गैस बनाए, प्लाज्मा बनाए। अब इसी गैस को क्या करेंगे हम? गैस है, ध्यान रखना, गैस गैस को हमको ठंडा करना है भाई। इसमें कंडेंसेशन प्रयोग कराएगा। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन किसी चीज को ठंडा करना, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक, तो इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस यूज हो रहा है, उसमें सब्लिमेशन यूज हो रहा था। क्या करना है इसमें?
गैस को ठंडा करना है। देखो गैस की काइनेटिक एनर्जी देखो हम तुमको बताए थे बहुत ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। ठीक, अब गैस को जब ठंडा करेंगे, दिमाग में बैठाओ कि पानी जो होता है, गर्म पानी के जो गैस है, गैस को हम जब ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट में बनेगी। हमारा जो गैस सिलेंडर होता है, जब देखो कभी कभी ठंडा हो जाता है, तो गैस जब जमती, जब ठंडी हो जाती है, सर्दियों में ठंडे गैस सिलेंडर ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? जब इसको हम गैस को जब हम कूलिंग करेंगे, कूलिंग, ठीक, जब ठंडा करेंगे तो ये धीरे 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 गैस के पार्टिकल यहाँ आएंगे, ये लिक्विड स्टेट में आएंगे धीरे धीरे। मान लेते पानी बन गया, फिर पानी से ठंडा करते रहेंगे। ठीक, ठंडा हो रहा है, हम प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिक्विड आया फिर उसको, नहीं, ठंडा कर रहे हैं गैस को। गैस को ठंडा करेंगे, पहली अवस्था आएगी लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस फॉर्म में, लिक्विड के बाद सॉलिड फॉर्म में जाएगा। उसमें सॉलिड टू गैस था, सॉलिड टू गैस था, इसमें गैस टू सॉलिड जा रहा है। ठीक, तो ये सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वाटर के कंपेयर में। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम हुई, डाउन हुई। वहाँ पर 2 थी, मान लेते हैं यहाँ पर 1 कर देते हैं, उससे गैस से थोड़ा कम काइनेटिक एनर्जी हुई। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं घट गई, क्योंकि सॉलिड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। भाई वही तो है, कुछ नहीं। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मान लेते हैं 2 था, मान लेते हैं 1 बचा। ठीक, और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, इसी को प्लाज्मा बोलेंगे। जब ये क्या करेंगे, गैस को इतना ठंडा करो फिर ये सॉलिड अवस्था में आ जाए। ठीक, इसको बोलेंगे बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब इसको ठंडा कर रहे हैं इसलिए, और ठंडा करना, कूलिंग करना, इनडायरेक्टली कंडेंसेशन कहलाता है, इसीलिए इसको बीईसी बोलते हैं, बोस। बोस मतलब हुआ कि सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका डाटा कलेक्ट किया, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। फिर आइंस्टीन के पास ले गए दिखाने के लिए, आइंस्टीन, ये आइंस्टीन थे, और इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस यूज हुआ है, क्योंकि कंडेंसेशन मतलब ठंडा करना, गैस को ठंडा किए, तो इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। 2 लोग, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका डाटा कलेक्ट किया, आइंस्टीन के पास ले गए, फिर दोनों ने इसका स्टडी किया। तो इन्वेंटर अगर बीसी के कहा जाए कौन कौन है, तो दोनों लोग हैं, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, दोनों लोग बीसी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसके इन्वेंटर माने जाते हैं। ठीक, कंडेंसेशन भी बताएं कि कंडेंसेशन उसको बोलते हैं जो किसी चीज़ को इनडायरेक्टली ठंडा करना। देखो गैस को हम ठंडा किए, फिर लिक्विड अवस्था में आई, फिर सॉलिड अवस्था में आई, तो इसका टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन होता है। ठीक, 0 केल्विन। अब केल्विन डिग्री सेल्सियस से थोड़ा हम बता देते हैं आपको। 1 केल्विन जो होता है इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में, अगर हम 273.15 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी, 273.15 अगर जोड़ रहे हैं तो हमारा 1 केल्विन बनता है। अब 273.15 नहीं, 273.15 पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। 1 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि केल्विन, भाई 1 केल्विन में अगर 273 जोड़ रहे हैं तब डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसका मतलब तो बराबर हुआ जाएगा ना, कि जितनी यहाँ पे संख्या, जितना वैल्यू यहाँ पे है उतना वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब तो ये हुआ ना, तो 1 केल्विन बराबर होगा, अगर हम कोई डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 273.15 अगर जोड़ रहे हैं तब केल्विन के बराबर होगा। तो 1 केल्विन में अगर 273.15 जोड़ेंगे तब हम डिग्री सेल्सियस के बराबर आएंगे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब केल्विन बड़ा होता है, 1 केल्विन छोटा होता है, जाहिर सी बात केल्विन छोटा, डिग्री सेल्सियस ऑलवेज ग्रेटर देन केल्विन। ठीक है, ठीक है। अब तुमको चेंज करना परसेंट, जैसे टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना, और केल्विन टू फ़ारेनहाइट। जैसे कि हमारा, अगर मान लेते हैं भैया, जैसे हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बता देते हैं, 1 मिनट तब बताएंगे तुमको। ठीक, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट का होता है,
मेल्टिंग पॉइंट नहीं, छूट जाएगा, रह जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट अभी एक साथ भी बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है लिक्विड या कोई मैटर, मैटर इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मेल्ट, जैसे गलना स्टार्ट हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है जैसे कोई भी मैटर हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड पकड़ते हैं, गैस मान लेते हैं, बर्फ है। बर्फ से ज़्यादा समझ में आएगा तुमको, ठीक। पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये होता है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे एक गलना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि ना गलनांक, क्वथनांक हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी शायद पता नहीं, शायद याद नहीं, गलनांक क्वथनांक में से कोई एक है। कि बर्फ किस डिग्री सेल्सियस पे गलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस देखो, एक वैल्यू होती है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 0 होता है। गोल्ड 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस। एंड टंगस्टन भी एक होता है, टंगस्टन 3500, टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और ड्राई वैक्स, वैक्स वैक्स मतलब मोम 37 डिग्री सेल्सियस। कि मान लेते हैं अगर मोमबत्ती है हमारे पास, ठीक है भैया, अभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से 37 होता है, 35 से 37 होता है। अब इसका गलनांक है 37, मतलब ये 37 डिग्री सेल्सियस पे गल जाएगी। अगर बॉडी पे रखे तो गल जाएगी। या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे गर्मियों के मौसम में, समर के मौसम में जब टेम्परेचर 35 से 40 के बीच हो जाता है, तो इसको मोमबत्ती को अगर छत पे रखोगे तो गल जाएगी, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है जैसे कि वहाँ उस पॉइंट पे उस टेम्परेचर पे गलना, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, भाप बनना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, तुमको दिखेगा नहीं, आप मोमबत्ती में देख लियो, ठीक है, मोमबत्ती में दिख गया, लेकिन पानी में कैसे दिखेगा मेल्टिंग पॉइंट? जैसे सोने में दिखे नहीं दिखेगा भैया आपको। बर्फ का एग्जाम्पल इसलिए तो कि दिखता है, जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ इंडिया में पहली बात तो आपका 20 से 10 से 15 से नीचे आपका टेम्परेचर जाएगा नहीं, ठीक। तो इसका मतलब अगर बर्फ को हम खुले वातावरण में रख दें, चाहे जितना ठंडी हो, बर्फ को खुले वातावरण में रख दे तो पहली बात तो 0 पे गलना स्टार्ट हो जाती है। तो बर्फ को अगर रखते हो तो गल जाती है ना। अब जैसे रसिया में चले जाओ, वहाँ पे माइनस में हमेशा टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे बर्फ देखो, क्योंकि 0 पे वो गलना स्टार्ट होगी। अब 0 से डाउन जैसे मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो ये तो 0 से कम हुआ जाके ना, -10। भाई 0 से पीछे जाओ, -1, -2, -3, धीरे धीरे -10 हुआ जाके, तो 0 बड़ा हुआ जाके ना। तो 0 बड़ा मतलब इतना टेम्परेचर वहाँ हो गई नहीं, तो वहाँ इसीलिए वहाँ पे बर्फ नहीं गलती है, क्योंकि बर्फ का गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 होना जरूरी है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर है ना -10 डिग्री सेल्सियस। मान लेते वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस, हमारे यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 डिग्री सेल्सियस है हमारे यहाँ, मतलब 0 से ज्यादा है तो गल जाएगी। वहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 0 से छोटी है, तो 0 तक पहुंचेगी तब गलेगी बर्फ, नहीं तो नहीं गलेगी, ठीक है। तो रसिया में इसीलिए बर्फ पड़ती है बिल्कुल शुष्क शुष्क, जैसे अपने यहाँ मिट्टी, धूल मिट्टी होती है, वैसे वहाँ बर्फ पड़ती है, नहीं गलती भाई। वैसे आइस का होता है मेल्टिंग पॉइंट, गोल्ड का 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना, पूछा जाता है। टंगस्टन का 3500 डिग्री सेल्सियस। ये हम कहीं किताब से, नोट से नहीं उठाए हैं, ये हम पुराना डाटा रखे, उठा उठा के लाए हैं, जहाँ पर हमको लगता है यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। जैसे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस पूछा गया है। आइस का 0 डिग्री सेल्सियस उनको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन एक स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। अगला जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अगला है क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट मतलब ये नहीं है कि पॉइंट कोई होगा, पॉइंट मतलब ये है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होगी, किस टेम्परेचर पे ये गलना स्टार्ट होगी। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये हुआ किस टेम्परेचर, पानी को गर्म कर, जैसे बर्फ, जो तुम मान लेते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती को कढ़ाई में रखो,
कढ़ाई में रखने पर उसको गर्म करो और कढ़ाई में एक थर्मामीटर लगा दो, थर्मामीटर। तो जिस जब जैसे मान लेते हैं और नीचे से गर्म करो और मोमबत्ती तुम्हारा गलना स्टार्ट हो जाए तो टेम्परेचर चेंज नाप लेना कितना है वहाँ पे, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं भाई। पॉइंट कोई थोड़े है। जैसे मान लेते हैं ये कढ़ाई है, कढ़ाई में अगर मान लेते हैं मोमबत्ती है, हम बता रहे हैं तुमको, मोमबत्ती जब गलना स्टार्ट हो जाए तब ये कढ़ाई का टेम्परेचर या हाँ कढ़ाई का टेम्परेचर थर्मामीटर से माप लेना, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और जैसे बॉइलिंग कढ़ाई का नहीं, यहाँ पर मोमबत्ती जब गलना स्टार्ट हो जाए, मोमबत्ती में टेम्परेचर जैसे कि हीट जो होती है ठंडे से गर्म में जाएगी ना, तो मान लेते हैं कढ़ाई है, कढ़ाई में हीट पास हुई, पर ये जो कढ़ाई जो है अपनी हीट को मोमबत्ती में ट्रांसफर करती है। अब ये कितनी मोमबत्ती में हीट ट्रांसफर करे ताकि गले, तो मोमबत्ती का 37 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इतना जैसे ही टेम्परेचर अंदर पास होगा वो मोमबत्ती गलना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है जस्ट अबाउट टू बॉयल, जस्ट अबाउट टू ऑपरेट सही रहेगा, ये ऑपरेट। जैसे कि हम पानी है, ठीक, पानी, पानी को हम गर्म कर रहे हैं नीचे से, पानी भाप में बदलना स्टार्ट हो जाए, फिर थर्मामीटर लगा लो तब पानी में, जैसे भाप बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे ही स्टीम बनती है। एक होता है इवापोरेट होता है, एक होता है, एक मिनट बता देते हैं, एक होता है इवापोरेट, एक होता है वाइपोरेट। ठीक, देखो कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। इवापोरेट होता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, वाटर इवापोरेट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब आप पानी को गर्म कर रहे हो और पानी से हीट ट्रांसफर होने लगे, लेकिन 100 डिग्री, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, बीपी इसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन टेम्परेचर आप जब देखें कि इवेपोरेशन होने लगा इसमें, मतलब भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी बाहर, मतलब इसमें से भाप निकलने लगी, तो तुम तुरंत इसमें थर्मामीटर डालो। थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। थर्मामीटर डालोगे, देखोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, मान लेते हैं 95 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको वाइपोरेट नहीं इवापोरेट बोलेंगे, इसको बोलते हैं इवापोरेट। मतलब बिलो द मेल्टिंग पॉइंट अगर वाटर से कुछ इवापोरेट हो रहा है या फिर कुछ वाइपोरेट हो रहा है, उसको बोल देंगे इवापोरेशन। प्रोसेस जो होती है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। वाइपोरेट क्या होता है, अबव और एट द बीपी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 है या 100 हो या 100 से ऊपर अगर टेम्परेचर आया है और उसमें से भाप बनना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोल देंगे वाइपराइजेशन, वाइपोरेट, वाइपराइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक, जैसे कि ठीक जस्ट अबाउट टू वाइपोरेट, इवापोरेट मतलब नहीं, वाइपोरेट सही रहेगा, गलत लिख दिया हम। अब यहाँ पे इवापोरेट करेंगे तो इसका मतलब बिलो द मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, जस्ट अबाउट टू वाइपोरेट, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हो गया। जैसे वाटर का एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बीपी 100 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का 78, इसका मतलब क्या हुआ, 78 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल उबलना स्टार्ट हो जाएगी। मरकरी का 357 होता है, Hg इसको बोलते हैं मरकरी, 357 डिग्री सेल्सियस। सी लगाना जरूरी है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहना, डिग्री सेल्सियस कहना, ध्यान रखना। ठीक, डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड तो पहले इसको सेंटीग्रेड बोलते थे, अब बोलते हैं इसको डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर डाट सी, डाट नहीं, जीरो टाइप में सी लगा दो तो उसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहना। पहले बोलते थे, कुछ सुधार हुए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं फिजिक्स में, हमको नहीं पता, लेकिन इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक, अब जैसे हम तुमको बताए हैं, जैसे कि 1 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15
डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन नहीं, नंबर होता है, सिर्फ सिर्फ नंबर होगा तब केल्विन के बराबर होगा। अभी जो हम तुमको बताएं BC क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि बता रहे रुको, जो 0 केल्विन बताया ना तुमको, इसीलिए बताना स्टार्ट कर दिए कि 0 केल्विन जो होता है, 0 केल्विन बराबर होता है माइनस, पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा गया -273.15 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। याद रखो, ये टेम्परेचर मेजर करने का सबसे लास्ट यूनिट होता है, ठीक है, लास्ट यूनिट। इससे नीचे आप टेम्परेचर नहीं माप सकते हो, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये BC आया है तो इसका सब 0 केल्विन आया है, मतलब इससे नीचे आप किसी चीज को ठंडा नहीं कर सकते हो। इसका वैल्यू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, समझो। ठीक है, जैसे एक मिनट, जैसे 1 केल्विन बराबर 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। जैसे तुमको बताते हैं, जैसे कहा जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब तुम जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कि मास है, हमारा मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। तो यार इसको किलोग्राम में रखना चाहो किलोग्राम में रखो, ग्राम में लिखना चाहे तो ग्राम में लिखो, मिलीग्राम में लिखना चाहे तो मिलीग्राम में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, हैं? यूनिट सेम है, बस नंबर चेंज हो जाता है। हमको छोटी मात्रा लेना है तो मिलीग्राम में देखेंगे, उससे बड़ी थोड़ी लेना तो ग्राम में, ज्यादा बड़ी है तो किलोग्राम में रख रहे हैं। क्या वैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम, टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर है भाई, तापमान, टेम्परेचर, इसको हम डिग्री सेल्सियस में ना रख के हम केल्विन में लिखना चाहें तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, चेंज इनटू केल्विन, केल्विन में क्वेश्चन मार्क। अगर भैया 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बता रहे जो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है, इसको चेंज इनटू केल्विन, केल्विन में चेंज करना, फार्मूला पता होना चाहिए, 1 केल्विन बराबर 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में निकालना है, 1 केल्विन में, तो इसमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में है, बस इसमें रख दो 273.15 प्लस 100, ये हो जाएगा 373.15, सॉरी केल्विन, डिग्री सेल्सियस थोड़ा रहेगा क्योंकि केल्विन में चेंज कर रहे हैं, बस 15 केल्विन, ये हो गया। 1 नंबर में क्वेश्चन है तुम्हारा, पूछ लेते हैं भाई वनडे एग्जाम में। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, चेंज इनटू केल्विन, भाई अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, चेंज इनटू, क्योंकि टाइम ज़्यादा कम है, टाइम उसी टाइम में हम जिस हिसाब से हमने शेड्यूल बनाया है भाई, पूरा तो करना पड़ेगा। चेंज इनटू केल्विन, क्या करोगे, 1 केल्विन इज इक्वल टू होता है 273.15, ठीक है, प्लस डिग्री सेल्सियस 37 रख देते हैं, जोड़ दो 37.15, 7×10, 7×10, 7×10 11, 310.15 केल्विन, हो गया केल्विन, आंसर आ गया। और एग्जांपल दिखाएं, जैसे एक और फार्मूला होता है, 1 मिनट लिख देते हैं, C/5 बराबर F-32/9, ये है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ये है डिग्री सेल्सियस, याद रखो फार्मूला, हम इसी में करवा देते भाई, थोड़ा वेट कर लो, परेशान ना हो, ठीक। C/5 F-32/9, या कोशिश करते हैं, नहीं 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 बस कर देते हैं, मैनेज कर लेना। जैसे कि अगर जैसे हम कहते हैं कि हमारा बुखार था 102 बुखार होगा, तो 102 बुखार जो है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, फ़ारेनहाइट में होता है, ध्यान से देखना, टेम्परेचर जो थर्मामीटर होता है बुखार चेक करने वाला, तो उसमें 102 फ़ारेनहाइट लिखा होता है, डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो पूरा सा बॉडी जल जाएगा आपका भाई, फ़ारेनहाइट। जैसे कि 102 है, तो अब तुमको पता करना है कि कितना टेम्परेचर हुआ है, निकाल लो, यहीं पर नाम, यहीं पर वैल्यू रखते हैं, देखो डिग्री सेल्सियस में निकालना है, फ़ारेनहाइट वैल्यू रख देते हैं, तो कैसे रखें, देखो C/5, C निकालना है, F/5 बराबर
एफ -32/9, एफ की जगह 102 -32/9, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर 0 बचा, 70/9, ये 5 उधर गुणा कर दो बस, 5 0 में 0, 5 7 35/9, फिर भाग कर दो, सी की वैल्यू निकल रही है, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 8 बचे, 9 रहता 9 4 9 से 63, 9 8 72, 9 8 72, और 8 बचे, 9 8 72, 1 मिनट, 9 त्रिक 27 और 3 5 3 8, 9 8 72, फिर 8 बचे, 9 8 72, समझ रहे हो भैया कितना डिग्री सेल्सियस आपका? मान लेते 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले से था, 0.88 डिग्री सेल्सियस पे आपको बुखार आ गया, समझ रहे हो? तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अड़तीस डिग्री अगर है तो इसको हम चेंज करना चाहें, 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहें, CY5 F-32/9, अगर इसको हम सी की वैल्यू ये 38 रख दे तो 38 गुणे 9, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे 5, ये 32 इधर हो जाएगा, +32, भाग कर दो, 9 8 72, 1 मिनट, 9 8 72, 9 त्रिक 27 और 27 और 7, 27 30 30 34 बटे 5 +32, फिर कर दो भाग, 5 दूनी 10, 5 15, 116, 160 प्लस 342 बटे 5, जोड़ दो, 2 6 4 10, 3 4 1 5 बटे 5, भाग कर दो, 5 का नम 5, जीरो लगाओ तो क्योंकि कट नहीं रहा, ठीक। फिर जीरो लगाओ, नहीं कट रहा, दशमलव लगाओ, 5 चौको 20, समझ। अगर 38 है तो इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे 100.4, इतना टेम्परेचर रहेगा आपका, ठीक, फ़ारेनहाइट। तो इतना मत सोचो कि फ़ारेनहाइट 102 डिग्री सेल्सियस में होता है, 102 डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक। ह्यूमन टेम्परेचर देखो 35 से 37 के बीच में होता है, 38 बता दिए, ठीक, लिख देते हैं 35 से 37 के बीच, इतना ही रहता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक। यहाँ पर मरकरी की बात किए थे थोड़ा कहीं पे, तो मरकरी जो है एक होता है उनको, मरकरी का हम बॉइलिंग पॉइंट बताए थे Hg का 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक, डिग्री सेल्सियस। लेकिन मरकरी का एक हम बताने के लिए बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर मेटल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्प नॉर्मल टेम्परेचर या इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या करता है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, एक बोरान भी होता है पर वो मेटल नहीं होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक। मरकरी जो है मेटल होती है, बाद में बताएंगे, याद रखो मेटल होती है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 28 ±2, मतलब कि 28 में अगर प्लस जोड़े तो 30 हुआ, 28 में -2 जोड़े तो 26 हुआ, तो 26 से 28 के बीच में मेटल एक ऐसा, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अभी पिछला रेलवे जेई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर एक और होता है टॉपिक, थोड़ा देख लीजिए, ठीक। जैसे कहा जाए केल्विन टू फ़ारेनहाइट अगर चेंज करना है, बस एक क्वेश्चन बता देंगे समझ में आ जाएगा, ठीक। केल्विन टू फ़ारेनहाइट क्वेश्चन लिखा होगा हमारे पास, जैसे 212 फ़ारेनहाइट, चेंज इनटू केल्विन, आप क्या करोगे भाई? यही लास्ट क्वेश्चन है, तुमको सब टेम्परेचर चेंजेस वाले सब समझ में आ जाएंगे। जैसे लिखा 212 फ़ारेनहाइट, हम फार्मूला पढ़े हैं CY5 बराबर M-32/9, एक और पढ़े हैं 1 केल्विन, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, बस यही फार्मूला है, दो ही फार्मूला से हमको जुगाड़ बना के करना है। कह रहा है 212 फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना, अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं इसे,
तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, लेकिन कह रहा है केल्विन में। फिर क्या करना है, जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है इसमें 273.15 जोड़ देना, बात खत्म। बस ऐसे ही करना है। थैंक यू, ये होमवर्क है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास अगले चैप्टर के साथ, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा जितना सोच के आए थे। और दूसरी बात भैया, अभी एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, एनटीपीसी पेपर आने वाले हैं। रेलवे जेई का पेपर हो गया, आरआरबी जेई का पेपर हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री अगर जनरल साइंस लिखा है किसी भी सिलेबस में, ध्यान रखना, कहीं भी लिखा है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में भाई फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हम तुमको मास्टर बना देंगे, तुमको प्रैक्टिकली हर चीज़ समझ में आएगी। बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक। मतलब तुमको हर चीज़ समझ में आएगी, तो आपको केमिस्ट्री में याद करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स तो बाद में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में आप फिजिक्स की बातें अलग है। केमिस्ट्री में मतलब तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, फार्मूला कैसे ड्राइव करना है, आईपीएसी नाम क्या होता है, आईपीएसी पूछा नहीं जाता तो शायद ना पढ़ाएं, लेकिन इतना बता देंगे तुमको हर चीज़ समझ आए। जैसे कि जो भी फार्मूला 3 क्यों 2 क्यों और फार्मूला डेरिवेशन कैसे होता है, दुनियादारी जो भी है सब बता देंगे। रेलवे के लिए स्पेशली भैया, जितना रेलवे वाले हैं लोग, ध्यान रखो, रेलवे के लिए, रेलवे में बहुत टफ साइंस आता है, तो रेलवे वालों के लिए जो भी लोग हैं, एनटीपीसी है, ग्रुप डी तो वन डे एग्जाम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। एनटीपीसी में जो मेंस का भी आता है ना, तो उसमें भी दिक्कत होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार सब।